यार अभी तो याद करना पड़ेगी क्योंकि पेपर नजदीक है और चीजों को समझने का जो समय था ना वो अब जा चुका है, वो अब जा चुका है। आपने अपना वो समय खो दिया जब आपको ये चीजें सीखना थी। देखो बुरा नहीं मानना है लेकिन बात सच है, आपने वो समय खो दिया जब आपको ये चीजें सीखना थी। अब आपको क्या करना है, आपको जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे भूल जाओ। अब आगे बढ़ना है ना जीवन में, जीवन में आगे बढ़ना है। परीक्षा में इतना समय थोड़ी ना है, 1 महीने का समय बचा है ले देकर। तो आप क्या करो यार, सिर्फ जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं उन टॉपिक्स की तैयारी कर लो। केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर आपके गारंटीड आ जाएंगे और 95 प्लस स्कोर आप आसानी से केमिस्ट्री विषय में कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का प्रयास किया, कोशिश की कि यहां से आकर जो भी बंदा जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। ठीक है, तो अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अब तक के हमारा क्लास 12 के बोर्ड इंपॉर्टेंस के वीडियोस चल रहे थे, जिसमें हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। ठीक है, केमिस्ट्री स्पेशल फॉर एग्जाम जो कि 26 जनवरी से अपलोड हुआ है और इसमें चल रहा है केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। अब तक के इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर वो वीडियो मिल जाएंगे, पहले जाकर उन्हें भी पढ़िए। आज ये उसका तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में विलियन का शॉर्ट 1 है, विलियन का शॉर्ट 3 और शॉर्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। तो अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट जाओ और वीडियोस को देखो। और यही सारे जो मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं वो ही बोर्ड की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और यही से पेपर बनकर आएगा। तो अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा तो अभी भी वक्त है यार, फटाफट से जाओ और तैयारी कर लो। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वो उस पर चर्चा अभी हम करते हैं फटाफट से। तो देखिए भाई, आज की क्लास का पहला टॉपिक अणुसंख्य गुण, जिसे बोलते हैं क्वालिफायर प्रॉपर्टीज। यार बोर्ड की परीक्षा में अगर चाहे एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी बोर्ड से आप परीक्षा में बैठने वाले हो, तो अगर आपके पास केमिस्ट्री नाम का विषय है तो उसमें यह टॉपिक विलियन चैप्टर से अणुसंख्य गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं, फिर मैं फटाफट से आपको उसके बारे में समझाता हूं होता क्या है। देखो बेटा क्या है, सिंपल सा अणुसंख्या गुण के बारे में आपको इतनी सी 2 लाइन की बात लिखनी है। विलियन के वह गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब विलियन के वे गुण, देखो विलियन क्या होता है, जो विलय और विलायक 2 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, उस विलियन के वे गुण जो केवल उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अणुसंख्या गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब अणुसंख्या गुण आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा अणुसंख्या गुण? 4 होते हैं। पहला होता है आपका परासरण दाब, एक होता है आपका क्वथनांक का उन्नयन, एक होता है आपका बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और एक होता है आपका हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ये 4 होते हैं। ठीक है, हिमांक का अवनमन, ये 4 गुण होते हैं। देखो इनमें से ये परासरण दाब मैंने आपको पीछे पढ़ाया है पिछले वीडियोस में, क्वथनांक का उन्नयन जस्ट पिछले शॉर्ट 2 में, विलियन शॉर्ट 2 में आपको ये दोनों टॉपिक्स मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर तैयार करना। ठीक है, फिर बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये अभी पढ़ेंगे, ये अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और हिमांक का अवनमन मैंने कहा है आपको इसे छोड़ देना है, इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखो लेकिन यहां पर अणुसंख्या गुण के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो छोटी छोटी बातें जान लो। देखो अणुसंख्या गुण क्या होगा इन चारों ही केस में, जब विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर, विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर देखो परासरण दाब बढ़ता है, क्वथनांक का उन्नयन बढ़ता है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन घटता है और ये घटता है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनकर आते हैं तो आप ऐसे करके याद रखना, विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर परासरण दाब बढ़ता है, क्वथनांक का उन्नयन बढ़ता है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और हिमांक का अवनमन दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। अवनमन का मतलब ही होता है कमी होना, अवनमन का मतलब कमी होना, और उन्नयन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका वृद्धि होना किसी भी चीज में। ठीक है, तो देखो अणुसंख्या गुणधर्म, अब मैंने आपको पीछे परासरण दाब पढ़ाया, मैंने आपको पीछे क्वथनांक का उन्नयन पढ़ाया। अब हम सीधे चर्चा करेंगे बाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
तो देखो बेटा, हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमें पढ़ना है क्या? बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आती है ना कि जैसे इसमें बाष्प दाब के अवनमन की बात आती है, तो इसे जानने के लिए पहले हमें यह भी जानना पड़ेगा बाष्प दाब का अवनमन, और इसे जानने के लिए पहले हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? बाष्प दाब की। तो ले लेगा, पहले हमें बाष्प दाब पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें बाष्प दाब का अवनमन पढ़ना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम इस टॉपिक को जान सकते हैं, जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और राउल्ट के नियम में भी बहुत काम में आता है। और राउल्ट का नियम, जैसे कि आप सभी ने अगर पढ़ाई करी है तो आप जानते होंगे, राउल्ट का नियम बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, मैं आपको फटाफट से पहले मैं इनके बारे में डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा कि उनके बारे में होता क्या है। देखो बेटा, मैंने सारी बातें बोर्ड पर लिख दी हैं। अब मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, हमें बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है, जिसे पढ़ने से पहले हमें बाष्प दाब का अवनमन जानना होगा, और बाष्प दाब का अवनमन से पहले हमें क्या सीखना होगा? बाष्प दाब। तो अभी इन चीजों को आप साइड में ऐसे ही लिखा रहने दो। अभी हम चर्चा करते हैं बाष्प दाब पर। देखो, बाष्प दाब क्या होता है? सिंपल सा, आप छोटी सी बात में बाष्प दाब के बारे में ये याद रखना, किसी भी द्रव की बाष्प, किसी भी द्रव की जो बाष्प बनती है और वो शेष द्रव पे जो दाब डालती है, उस दाब को ही क्या कहते हैं? बाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्प दाब। देखो, सिंपल सा मैं आपको बताता हूं बाष्प दाब होता क्या है। थोड़ी सी बस छोटी सी शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना है, इसलिए कम समय में सीखना है। देखो, सपोज मैंने इसके नीचे लगा दी आगी, ठीक है, एक पात्र में मैंने भरा पानी। क्या भरा है बेटा? जल। और इसमें लगा दी मैंने आगी। मैंने क्या करा? इसके पात्र को कर दिया ऊपर से ढक्कन लगाकर बंद। भाई, गैस पे बर्तन रखा और बर्तन में भर लिया पानी, और पानी भरने के बाद उसे ऊपर से क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में जब बेटा देखो, द्रव के भी तो अपने अणु होते हैं ना, इस तरीके से, तो जल के अणु होंगे इस तरीके से। अब भैया नीचे से जल रहे हैं, अभी तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे पिछवाड़े पे आग लगा दे, तो तुम क्या करोगे? आगे की ओर भागना स्टार्ट कर दोगे, बहुत तेजी से आगे की ओर भागोगे। अब भाई, जब जलोगे तो आगे की ओर भागोगे। तो इसी तरीके से क्या होता है? द्रव के जो अणु नीचे की ओर होते हैं, जो आग के संपर्क में पहले आते हैं, तो वो क्या करते हैं? जलकर तेजी से आग के दूर की ओर भागते हैं। और बेटा, आग से दूर की ओर ये कहां भागेंगे? ऊपर की ओर भागेंगे, क्योंकि द्रव के सभी अणु भी गैस के अणुओं की भांति सारी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोई इधर चलेगा, कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, दाएं बाएं, जिधर उनका मन करेगा वहां वो चल देंगे। अब जब वो सारी दिशाओं में गति कर रहे हैं, तो भैया हो सकता है ये इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है। अब जैसे ही ये आग के संपर्क में आए, तो ये सारे के सारे गति कहां करेंगे? जो भी आग से जले वो भागेंगे ऊपर की ओर। और भैया अभी वहां पर से छोड़कर कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। अब पीछे से तो भैया रास्ता बंद है, पीछे से रास्ता कैसा है? बंद है। भाई, हमारे किसी घर में लगी आग, हम वहां से निकलकर भागे, और हमारे रूम में आग लगी, हम रूम से निकलकर भागे। अब रूम के तो बाहर आ गए, लेकिन घर का मेन गेट बंद है। घर का मेन गेट कैसा है? बंद है। अब आगी हमारी ओर आ रही है, हम चाह रहे हैं कि हम आगी से दूर रहें, तो हम आगी को क्या करेंगे? अपने से दूर ढकेलेंगे। तो ये जो द्रव के अणु आगी से ऊपर की ओर आए, अब ये क्या करेंगे? ये वापस नीचे जाने से खुद को रोकेंगे। ये वापस नीचे से जाने को खुद को रोकेंगे। तो जब ये वापस नीचे से जाने को खुद को रोकेंगे, तो क्या करेंगे? ये द्रव की सतह पर दाब डालेंगे। द्रव की सतह पर दाब डालेंगे। और जब ये द्रव की सतह पर दाब डालेंगे, तो जो ये दाब लगाएंगे, जो ये नीचे से जाने को खुद को रोकने के दाब लगाएंगे, वही दाब क्या कहलाता है? बाष्प दाब। क्योंकि ये जो अणु हैं, ये सारे अणु क्या हैं? बाष्प। तो भाई, बाष्प द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? बाष्प दाब। बहुत ही सिंपल सी भाषा में, बाकी मैं डिटेल में आपको टॉपिक्स में पढ़ाया है, या चैप्टर में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना। अभी के लिए तो आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद में एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि जब किसी विलायक में कोई बाष्पशील नहीं, जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाते हैं तो बाष्प दाब कम हो जाता है, क्यों? जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाते हैं तो बाष्प दाब कम हो जाता है, क्यों? देखो, सिंपल सा कारण है। अबाष्पशील विलय मतलब वो क्या करेगा? भैया, वो बाष्प को बाहर निकलने से रोकेगा, मतलब वो बाष्प नहीं बनेगा। सपोज हमने इसमें ये चीनी मिला दी, अब ये चीनी या नमक के कण है, अब ये कण क्या करेंगे? ये रास्ते में आएंगे उन कणों के जो बाहर निकलकर बाष्प में बदल रहे थे। अब ये उन्हें भी रोक देंगे, उन्हें भी क्या करेंगे? रोक देंगे। तो उन्हें बाहर निकलने के लिए हमें नीचे से आग ही करना पड़ेगी और बढ़ाना पड़ेगी। भाई, आग को और ज्यादा जला दो, जब जान का खतरा होता है तो सब क्या करते हैं?
तोड़ ताड़ के सारी बंदिशें और भाग जाते हैं, तोड़ ताड़ के सारी बंदिशें भाग जाते हैं। तो देखो आपको सिंपल सा यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला मैं, यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पेपर की तैयारी करनी है ना, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है मैं बोल देता हूं, सुन लो और वही लिखाना। देखो क्या करना है, देखो लिखना, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलायक के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति मतलब बाहर निकलने की क्षमता कम हो जाती है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलायक के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे उसका वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। सॉरी, जिससे उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। सॉरी, जब देखो जब बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो वाष्प कम बनेगी, अब जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम बनेगा। एक बार और सुन लो, सिर्फ इतना ही लिखना है। कितना क्या लिखना है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, इतना क्वेश्चन से लिखो। तो फिर क्या करना है, विलायक के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिस कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। इतनी सी बात लिखना है, ठीक है। इतना होने के बाद बारी आती है वाष्प दाब का अवनमन। देखो अवनमन का मतलब ही क्या होता है, कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। अभी ये वाष्प दाब पहले जब था, जब खाली पानी था, तो खाली पानी था, वाष्प तेजी से निकलती है ना। कभी घर पर खाली पानी को रखना, वाष्प बहुत तेजी से निकलेगी तो वो जल्दी उबलने लगता है, कम टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है। आप चाय बनने रखो, पहले आप पानी को गर्म कर लो, पानी जल्दी उबलने लगेगा। अब आप दूसरे समान ताप पर दूसरे बर्तन में थोड़ी सी चीनी डाल दो, 1 चम्मच, फिर उस पानी को गर्म करो, तो वो पानी गर्म होने में क्या करेगा, थोड़ा समय लगाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो क्या होगा भाई, देखो जो विलायक का वाष्प दाब है, जल अकेला विलायक है ना, जब उसमें कोई विलय मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, तो विलयन बन जाएगा। तो अभी तो देखो क्या बात हो रही, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब, इसे लिखते हैं P0 से, तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो भैया अगर कोई आपसे कहता है वाष्प दाब का अवनमन, तो सिंपल सा आप एग्जाम में ये लिख सकते हो, वाष्प दाब का अवनमन बराबर P0 माइनस PS, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ये वाष्प दाब का आपका अवनमन होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, देखो वाष्प दाब का अवनमन जो कि अभी ऊपर पड़ा, वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। सिंपल सा क्या है, वाष्प दाब का अवनमन जो कि P0 माइनस PS तथा विलायक के वाष्प दाब जो कि P0 होता है के अंतर को वाष्प दाब का, के अंतर मत लिखो यहां पर लिखो के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कैसे, अब आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो देखो वाष्प दाब का क्या निकाल रहे हैं हम, आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है, बोला है वाष्प दाब का अवनमन जो कि क्या होता है P0 माइनस PS के अनुपात किसका, वाष्प दाब किसका, विलायक का। तो ये होता है आपका P0 माइनस PS अपॉन में P0 जो कि होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो यार अगर आप चाहते हो कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो देखो क्या करना है ना, जो मैं आपको बता रहा उतनी चीज आप याद कर लो। यार अभी तो याद करना पड़ेगी क्योंकि पेपर नजदीक है और चीजों को समझने का जो समय था ना वो अब जा चुका है। आपने अपना वो समय खो दिया जब आपको ये चीजें सीखना थी। देखो बुरा नहीं मानना है लेकिन बात सच है, आपने वो समय खो दिया जब आपको ये चीजें सीखना थी। अब आपको क्या करना है, आपको जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे भूल जाओ। अब आगे बढ़ना है ना, जीवन में आगे बढ़ना है। परीक्षा में इतना समय थोड़ी ना है, 1 महीने का समय बचाए ले देकर। तो आप क्या करो यार, सिर्फ जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं उन टॉपिक्स की तैयारी कर लो। केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर आपके गारंटीड आ जाएंगे और 95 प्लस स्कोर आप आसानी से केमिस्ट्री विषय में कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा फटाफट से आप इन्हें नोट करो, फिर मैं अगले टॉपिक्स पढ़ाता हूं आपको। देखो बेटा अगला टॉपिक क्या है आपका, हेनरी का नियम। देखो हेनरी का नियम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आने के चांस 50-50 है, लेकिन 50-50 में भी चीजों को ढील क्यों देना भाई। अगर हमें पता है इसके चांस 50% है आने के, तो हम इसे भी तैयार कर रखेंगे जिससे कभी भी हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन आए तो यार हमें वहां पर सोचना ना पड़े, हम फटाफट उसको हल कर सके। देखो हेनरी का नियम कभी भी आता है ना, तो हेनरी के नियम की आपसे ना एक चीज साथ में जरूर पूछी जाती है जिसे बोलते हैं सीमाएं। बोल देंगे हेनरी के नियम की सीमाएं बताओ। ठीक है, और एक चीज और पूछ ली जाती है, हेनरी के नियम के उपयोग। या तो वो ऐसे करके बोल सकते हैं कि भाई हेनरी का नियम समझाइए,
उसके दो उपयोग लिखिए, या हेनरी का नियम किसे कहते हैं उसकी दो सीमाएं लिखिए, या हेनरी के नियम की सीमाएं और उपयोग लिखिए। हेनरी का नियम बताइए तथा उसकी सीमा तथा उपयोग लिखिए। क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, आंसर हमें आना चाहिए। तो फटाफट से पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं, फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, सिंपल सा यार, दो बातों में इसको भी खत्म कर देंगे। दो बातों में देखो क्या है, सिंपल सा। पहली चीज आती है हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम के बारे में दो लाइनें लिखनी है। क्या लिखना है? इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, मतलब घुलना, विलयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। देखो, गैस की द्रव में विलयता क्या मानी है? एस। गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। तो समानुपाती किसके होती है? आंशिक दाब के, पी के। लेकिन कब होती है? जब ताप कैसा हो बेटा? स्थिर हो। और ताप को किससे लिखते हो? टी से। मतलब टी कैसा हो? स्थिर हो। ठीक है। अब जब भाई जानते हो समानुपाती का निशान हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो हेनरी ने के एच का इस्तेमाल किया, तो ये आपका हो गया। और जहां जहां आप लिख सकते हो भाई के एच जो होता है ये आपका हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है। के एच क्या होता है? हेनरी स्थिरांक। और जो बच्चे बेटा यहां पर ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर केवल लिख दे रहे हैं और सर आपको चीजों को समझा नहीं रहे हैं, देखो मैं आपको एक बार फिर से, बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं और एक बार फिर बोल देता हूं कि मैं यहां टॉपिक्स को समझाने नहीं आया हूं। यह प्लेलिस्ट केवल बोर्ड्स के इंपॉर्टेंस के लिए है। यहां पर केवल मैं आपको बोर्ड्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा, कितनी बात कैसे लिखकर आनी है, ये चीजें मैं आपको यहां पर सिखाने आया हूं। ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो अपने चैनल पर जाइए यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पढ़िए। कितना डिटेल में पढ़ना है, पूरी गहराई में उतार देंगे यार। इतना ज्यादा तुम्हारा जख्म जब तक के नासूर ना बन जाए, इतना कुरेदेंगे उसे जब तक के मजा आना बंद ना हो जाए, खून ना निकल आए बाहर। बिल्कुल यार, ऐसे करके सिखाएंगे चीजों को। अभी तो भाई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी है, तो उसको हमें डिटेल में समझने बैठेंगे तो एक एक टॉपिक आधा आधा घंटा खा जाएगा। तो डिटेल में समझने का समय थोड़ी ना है। बोर्ड की तैयारी कम समय में करनी है, तो फटाफट से जितना मैं बता रहा आप उतना तैयार कर लीजिए। फिर देखिए 70 में से 70 नंबर आपके गारंटीड आएंगे। अब देखो आपको करना क्या है, हेनरी का नियम हो गया। अब हेनरी के नियम के साथ में पूछ लेंगे सीमाएं। तो सीमाएं आपको दो याद रखनी है, दाब उच्च नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाब उच्च नहीं रखना है, ताप कम नहीं रखना है। उपयोग क्या करने हैं हेनरी के नियम के? देखो हेनरी का नियम का पहला उपयोग, कोल्ड ड्रिंक में CO2 का घुलना हेनरी के नियम अनुसार होता है। भाई कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी ना आपने, जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो आवाज निकलती है, तो वो किसकी होती है? तो वो बेटा CO2 होती है। CO2 कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है? दाब लगाकर घोली जाती है। और किसके नियम के अनुसार? हेनरी के नियम अनुसार। या कोई सा भी सॉफ्ट ड्रिंक हो उसमें CO2 घुली हो तो वो किसके नियम के अनुसार होगी? हेनरी के नियम अनुसार। दूसरा बेस्ट उपयोग इसका यह है, हमारे फेफड़ों तथा रक्त के मध्य, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े और रक्त के मध्य O2, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो ये क्रिया जो हमारे फेफड़े और रक्त के बीच होती है तो वो किसके अनुसार होती है? इनका आदान प्रदान हेनरी के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, ये आपका हेनरी का नियम हो गया। फटाफट से इसे नोट करो, फिर राउल्ट का नियम और बताते हैं। और विलियन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट हमने आपको दे दिए। अब तैयारी करो यार विलियन चैप्टर की। 1.5 घंटा भाई, 30 मिनट के 3 वीडियो हैं। 1.5 घंटे में आपको कोई तैयारी नहीं करवा सकता विलियन की। और मैंने जैसा कहा था 1.5 घंटे में मैंने आपको केवल विलियन की तैयारी करवा दी है। इसी तरीके से 15 घंटे में पूरी केमिस्ट्री की तैयारी करवा दूंगा। पूरा पेपर आपका अपने इंपॉर्टेंस वैसे ही आएगा। तो फटाफट से यार इन्हें नोट करो। देखो बेटा, आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पूरे विलियन चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका राउल्ट का नियम। देखो राउल्ट का नियम बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो तो जरूर आएगा, इस पर बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, इसे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, देखो राउल्ट का नियम होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको दो बातें बता दूं। देखो एक बात तो ये याद रखना कि ये तनु विलयनों के लिए लागू होता है और ये राउल्ट के नियमों को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, एक प्रथम और एक द्वितीय कर। ठीक है, प्रथम वाले को आपको साइड में रख देना है, एग्जाम में कभी ये नहीं आता प्रथम और द्वितीय लिखिए। मैं राउल्ट का नियम आपको बताता हूं। अगर आपके एग्जाम में पेपर आता है राउल्ट का नियम लिखिए, तो आपको जो मैं नियम बता रहा आप ये नियम लिखाना और आपको पूरे नंबर मिलेंगे और अच्छे से आप कर भी आ जाओगे। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं आपको राउल्ट का नियम होता क्या है। सिंपल सा इसके बारे में आपको सिर्फ इसका नियम ये है। देखो बेटा, राउल्ट के नियम के बारे में जितना मैंने लिखा है आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यार पूरा राउल्ट का नियम है क्या, इसे भी उड़ा देंगे यार। देखो क्या है, देखो क्या है,
बोला है बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रति एक अवयव का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यह तो इसका नियम हो गया। ठीक है, नियम के फॉर्मूले की स्थापना करने के लिए हमने अपने पास से माना ए तथा बी दो बाष्पशील द्रव हैं जिनके आंशिक दाब पी ए तथा पी बी है तथा शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब पी नॉट ए पी नॉट बी है और मोल प्रभाज एक्स ए एक्स बी हो। तो देखो क्या सीन है, मैं इसको आपको ना एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखो, इधर को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। सपोज ये मेरे पास एक द्रव है, ठीक है, और ये मेरे पास एक द्रव है। देखो क्या क्या माना है, माना ए तथा बी, तो ये ए है ये बी है, ठीक है, ए और बी है। ठीक है, अब बोला है अभी तो देखो दोनों अलग अलग है ना, जब दोनों अलग अलग है तो दोनों की अवस्था अभी यहां पर कैसी है, शुद्ध अवस्था। और शुद्ध अवस्था में इनका क्या है, बाष्प दाब, जो कि कितना है, शुद्ध अवस्था वाला बाष्प दाब। ये देखिए पी नॉट ए का पी नॉट ए और बी का पी नॉट बी, तो इसका पी नॉट बी और इसका कितना है बेटा शुद्ध अवस्था में पी नॉट ए। ठीक है, अभी दोनों शुद्ध अवस्था में अलग अलग है। और मोल प्रभाज इसका है एक्स ए, इसका मोल प्रभाज है एक्स बी। ठीक है, मोल प्रभाज को एक्स से लिखते हैं, ए के लिए ए और बी के लिए बी। अब हमने क्या करा, इन दोनों विलयन को एक बड़े पात्र में लिया और इसको भी दोनों को ही क्या करा, मिला दिया। दोनों को क्या करा बेटा, मिला दिया। अब दोनों विलयन मिल गए इसमें। अब जब दोनों विलयन इसमें मिल गए तो मिलने के बाद दोनों का अब ये विलयन बन गया, ए बी विलयन हो गया ये मिलकर। तो भैया ए बी विलयन में अभी ए का दाब अलग है और बी का दाब अलग है, तो ए का आंशिक दाब कितना हो जाएगा, पी ए, और बी का कितना हो जाएगा, पी बी। अब देखो राउल्ट का नियम कहता क्या है, राउल्ट का नियम कहता क्या है, इन बातों को आप यहां पर समझिए। इसके बेस पर भाई सिंपल सा राउल्ट का नियम क्या कहता है, बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रति एक अवयव का आंशिक दाब। तो प्रति एक अवयव देखो दो से मिलकर बना है, प्रति एक अवयव एक है, तो यहां पर लिखिए पहले राउल्ट के नियम से डैश लगाइए। देखो दो विलयन है, एक पी ए है और एक पी बी है, तो पी ए का अलग होगा और पी बी का अलग होगा, पी ए का अलग होगा आंशिक दाब और पी बी का अलग होगा। अब देखो क्या करना है, बोला है प्रति एक अवयव का आंशिक दाब, पहले ए का देखते हैं, उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो पी ए उसकी शुद्ध अवस्था, ए की शुद्ध अवस्था ये है ना, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पी ए जो है वो पी नॉट ए इंटू में एक्स ए के गुणनफल के बराबर होगा, और पी बी जो है वो पी नॉट बी इंटू में एक्स बी के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब पी ए और पी बी, तो बेटा ये देखो ये अभी ए का दाब है, ये बी का दाब है, तो हम यहां से निकालते हैं कुल दाब। अब जब ये कुल बना तो बेटा ये विलयन कहलाएगा ना, तो विलयन के दाब को किससे लिखते हैं, पी एस से। तो हमने माना कुल दाब हम निकालेंगे तो पी एस बराबर, अब पी एस बराबर, तो देखो बेटा पी एस के बराबर में अब पी एस क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। भाई इन दोनों को जोड़कर ही तो निकलेगा। तो देखो पी एस बराबर पी ए का मान क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी का मान क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका क्या है, राउल्ट का नियम हो गया। ठीक है, ये आपका राउल्ट का नियम हो गया। यार इस बात को अच्छे से लिख लो, इस बात को अच्छे से लिख लो, और मैं उम्मीद करता हूं जितने टॉपिक मैंने आपको बताए आपको समझ में आए होंगे। और यहां पर कोई क्लास नहीं चल रही है, सिर्फ बोर्ड की क्या चल रही है बेटा, तैयारी चल रही। क्लास तो है लेकिन कोई सिखाने वाली क्लास नहीं है। यहां पर ये चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम चीजों को सीखें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बोर्ड की तैयारी करना। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं यार, अच्छे से आप इन चीजों को लिखो और तैयार कर लो, फिर देखो पेपर में हमें नंबर लाने से कौन रोकता है। हम तो गुमनाम सर के छोटे छोटे बम बनेंगे, जो पेपर की परीक्षा में जैसे ही क्लास में जाएंगे तो सब तो बैठे होंगे उदास कि ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन कहां से आया, लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास, और तुम फटाफट पेपर लेकर बैठोगे और पहले से लेकर आखिरी तक करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अगर इतना भरोसा मुझे खुद पर है तो तुम भी खुद पर भरोसा रखो, तभी तो हम मिलकर कामयाब हो सकेंगे, है नहीं है?
आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी। तो बेटा फटाफट से इसे नोट करो, फिर मैं आगे थोड़ी बातें आपको और बताता हूं। अच्छा बेटा देखो, इसे मिटाने से पहले एक बात और लिख लेना, इसके नीचे राउल्ट के नियम की ना साथ में सीमाएं भी पूछी जा सकती है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखो, तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। देखो राउल्ट के नियम की पहली सीमा ये होती है, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है, ठीक है। और दूसरी सीमा ये होती है, राउल्ट का नियम वैद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं होता है, केवल वैद्युत अनअपघट्यों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो फटाफट से आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। हो गया बेटा, चलिए। तो बेटा देखो, एक टॉपिक मुझे और सिखाना है, एक टॉपिक और सिखाना है, लेकिन सिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यार मैं आपके बोर्ड की तैयारी करवाऊंगा मात्र 30 दिन के अंदर, आज ये उसका सिर्फ और सिर्फ तीसरा दिन है, और 3 दिन के 30 मिनट के 30 वीडियो में, हालांकि मेरा दूसरा वीडियो आपने देखा होगा वो तो 30 मिनट का भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का था। तो अगर आप औसतन लेकर चलोगे, औसतन मानकर चलोगे 30 मिनट का वीडियो, तो सिर्फ 30 मिनट के 3 वीडियो में, यानी कि 1.5 घंटे में मैंने आपको विलियन का पूरा चैप्टर फिनिश करवा दिया। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात झूठ है तो यार वीडियो देखो, खुद जान जाओगे। और आप जानते हो कि भाई जैसे कि लोग बोलते हैं कि इतने में ये करिए, इतने में वो करिए, एक वीडियो से ये कर लो, एक वीडियो से वो कर लो, घंटा कुछ नहीं होने वाला और कद्दू कुछ नहीं उखाड़ सकते हम वहां से। हमें क्या करना होगा, हमें सारी चीजें सीखना होंगी ना। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा, अगर आपको अच्छा लगता है और मन करता है तो यार जरूर देखना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथियों के साथ शेयर जरूर करो जो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यार उनका भी भला हो सके और वो भी अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो देखो मैं आपको लास्ट टॉपिक और बताता हूं, लास्ट टॉपिक आज का और विलियन चैप्टर का भी, फिर आज के बाद हमारा विलियन चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ कल आपसे ठीक शाम को 4 बजे। देखो बेटा, सिंपल सा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर। देखो अंतर मैं इसलिए सिखा रहा आपको, अगर आप अंतर जानते हो तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में इजीली लिख सकते हो। देखो अंतर अगर आता तो आपको क्या करना है, आदर्श विलयन कौन से होते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इनके लिए जो डेल्टा वी ऑफ मिश्रण, मतलब आयतन जितना पहले था दोनों का अलग अलग, मिलाने के बाद भी टोटल आयतन उतना ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विलयन की डेल्टा एच मिश्रण मतलब एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेल्टा एच मिश्रण भी कितनी होती है, 0। और ये जो होते हैं ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए अनादर्श विलयन कहते हैं। भाई देखो, जो भी नियमों का पालन ना करे वो कैसा है, आदर्शवादी नहीं होता है, तो वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसके लिए डेल्टा वी मिश्रण या तो आयतन में कमी होगी मिलाने पर दोनों विलयनों को, या तो आयतन में वृद्धि होगी। और इसका डेल्टा एच जो मिश्रण होता है मतलब विलयन की एंथैल्पी, वो भी या तो घटती है या तो बढ़ती है। और देखो चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, भाई आदर्श विलयन के एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन प्लस टॉलुइन ले लो, दूसरा एग्जाम्पल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो अनादर्श विलयन में एग्जाम्पल लेना तो एसीटोन प्लस CCl4 ले लीजिए, या फिर एसीटोन प्लस HNO3। याद रखना अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो धनात्मक अनादर्श विलयन जो होते हैं उसका एग्जाम्पल ये ऊपर वाला है, एसीटोन प्लस CCl4। ऋणात्मक का एग्जाम्पल एसीटोन प्लस HNO3 है। अब देखो ये तो अंतर की बात हो गई, अंतर में आप इतनी बातें एग्जाम में लिख देना, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो साइड है इसे भूल जाना, और ये जितना इधर लिखा है आदर्श विलयन ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पहला पॉइंट ये लिखना, दूसरा ये लिखना, तीसरा ये लिखना, चौथा ये लिख देना। ये आपका आदर्श विलयन का क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन आता है अनादर्श विलयन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अनादर्श विलयन ये होते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसमें आयतन में कमी या वृद्धि नहीं होती, मतलब होती है या तो कमी होती है या वृद्धि होती है, और इस तरीके से इसमें भी भाई कोई ना कोई कमी या वृद्धि जरूर होगी, और ये इसका एग्जाम्पल है। अगर सवाल ऐड होकर आता है कि ऋणात्मक अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वाले में ये मान क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, भाई आयतन में वृद्धि होगी और इसमें भी वृद्धि होगी, इनके मान पॉजिटिव आएंगे। और ऋणात्मक वाले में क्या होगा, ये मान घट जाएंगे, मतलब आयतन में कमी होगी और एंथैल्पी में भी कमी होगी, ठीक है। तो ये बेटा आपका विलयन के तीनों शॉर्ट 1 था, तीनों वीडियो विलयन के आपको मैंने अब तक अपनी प्लेलिस्ट केमिस्ट्री 0 to हीरो में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है।
तो जैसा कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो यार इसी तरीके से तैयारी करते रहना। और 1 तारीख से एक प्लेलिस्ट अपना और आने वाला है, चुटपुट सवाल वाला, वो प्लेलिस्ट भी जरूर देखना, क्योंकि मैंने बोला था खाना बनाया और खाने के बनाने के बाद उसमें गरम मसाले का तड़का नहीं लगाया तो खाना स्वादहीन लगता है। तो ये आपका खाना है, अच्छे अच्छे पकवान है, तो इस पर उस प्लेलिस्ट का तड़का जरूर लगाना। फिर केमिस्ट्री में नंबर आए तो एक बार हमें आकर जरूर बताना, ठीक है। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक की यूं ही घर पर पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें।